स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिल में सम्मान और प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है। वह सिर्फ बिजनेस की दुनिया के महानायक नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें सिखाया कि नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ व्यापारिक निर्णयों से नहीं, बल्कि इंसानियत और नैतिकता से होता है। उनकी सादगी, दूरदर्शिता और अटूट हिम्मत ने हमें सिखाया कि बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना संभव है। आप हमारे लिए हमेशा सम्माननीय रहेंगे। उन्हें हमारी तरफ से दिल से नमन। सच बताइए, जब भी आप रतन टाटा का नाम सुनते हैं, आपके मन में कौन सी छवि उभरती है? शायद एक शांत, विनम्र और सौम्य व्यक्ति की, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन जी जरूरत पड़ने पर एक एग्रेसिव लीडर भी बन जाते थे? जी हाँ, जब काम की बात आती थी तो वह पूरी दृढ़ता और फोकस के साथ अपने फैसले लेते थे। आज हम आपको रतन जी के इसी दूसरे रूप से परिचित कराने वाले हैं। वह रूप जिसने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और उसे एक वैश्विक साम्राज्य में तब्दील किया। सबसे पहले रतन जी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात। रतन जी जमशेद जी टाटा से डायरेक्ट रिलेशन में नहीं थे। रतन जी के पिता को टाटा फैमिली में गोद लिया गया था। तो सोचिए, कितना बड़ा दिल है कि एक गोद लिए गए व्यक्ति के बेटे को इस विशाल साम्राज्य की कमान सौंपी गई, उसके टैलेंट को देखते हुए। अगर रतन जी नहीं होते तो टाटा ग्रुप आज जहां है वहां बिल्कुल नहीं होता, शायद आधा भी नहीं होता। जब 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप सौंपी गई, तब देश और दुनिया बदल रहे थे। देश में उदारीकरण की वजह से विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता बढ़ गई थी। इस बदलते माहौल में रतन जी को टाटा ग्रुप को न केवल बचाना था, बल्कि उसे आगे भी बढ़ाना था, जो रतन जी ने बखूबी किया। आज के वीडियो में हम रतन जी के 21 साल की चेयरमैनशिप का पोस्टमार्टम करेंगे कि 1991 से लेकर 2012 तक उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और कब किया। उस समय टाटा ग्रुप 84 कंपनियों का समूह था, जिसका टर्नओवर 24,000 करोड़ था। लेकिन कंपनी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी, अंदर भी और बाहर भी। इन्होंने एक एक प्रॉब्लम को कैसे कैसे दूर किया, सुनते जाओ। पहली प्रॉब्लम यह थी कि टाटा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा बुजुर्गों से भरा हुआ था। उन्होंने सबको रिटायर किया और उन्होंने युवा और नई सोच वाले लोगों को बोर्ड में लाकर एक नई दिशा दी, जिससे कंपनी का भविष्य सुरक्षित हो सके। दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम थी कि टाटा ग्रुप की 84 कंपनियों में अनुशासन की कमी थी। अधिकारी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे और ग्रुप के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस स्थिति को सुधारने के लिए रतन जी ने हर कंपनी में अपने विश्वसनीय लोगों को नियुक्त किया, ताकि ग्रुप के भीतर एकरूपता और सामंजस्य बना रहे। एक और बड़ी चुनौती यह थी कि कई टाटा कंपनियों में टाटा ग्रुप का शेयर प्रतिशत बहुत कम था। आप इमेजिन करो, एक समय टाटा स्टील में टाटा ग्रुप का शेयर मात्र 3% था, जबकि बिरला ग्रुप का 6%। रतन जी को समझ आ गया था कि इस स्थिति में टाटा ग्रुप को बचाना मुश्किल होगा। उन्होंने अगले 5 सालों में इन कंपनियों में टाटा का स्टेक बढ़ाया, ताकि वे नियंत्रण में रहे और बाहर की कंपनियां उन्हें अपने कब्जे में न ले सकें। सोचिए, अगर रतन जी एग्रेशन नहीं दिखाते तो क्या टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा हो पाता? शायद टाटा की छोटी छोटी 50 से 60 कंपनियां इधर उधर होती और बिना सपोर्ट के इनमें से कई तो बंद भी हो जाती। उनका सबसे बड़ा और साहसिक कदम था उन कंपनियों को बेच देना जो घाटे में चल रही थी और ग्रुप को नीचे खींच रही थी। उन्होंने लक में एसीसी सीमेंट और नेरोलक पेंट्स जैसी कंपनियों को बेच दिया और उन सेक्टर्स पर फोकस किया जहां टाटा ग्रुप लीडर था या बन सकता था। इन्होंने कहा, टॉप 5 में आएंगे, नहीं तो सेक्टर ही छोड़ देंगे। इसके बाद उन्होंने बाहरी कंपनियों को खरीदना शुरू किया, और वह भी उन कंपनियों को जो टाटा से कई गुना बड़ी थी। उदाहरण के लिए टाटा टी ने ब्रिटेन की टेटली टी को खरीदा, जो उससे 4 गुना बड़ी कंपनी थी। टाटा स्टील ने कोरस को, जो उससे 4 गुना बड़ी कंपनी थी, खरीद लिया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर को, जो उससे 5 गुना बड़ी कंपनियां थी, खरीदा। ये सभी कंपनियां ब्रिटेन की थी, जिसने कभी भारत पर शासन किया था। अब वही भारत उनकी कंपनियों का मालिक बन गया था। क्या शानदार बदला था ये! रतन जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 36 से अधिक कंपनियों का अधिग्रहण किया। अगर उन्होंने ये कदम नहीं उठाए होते तो शायद आज टाटा ग्रुप का अस्तित्व इतना मजबूत ना होता। उस समय घाटे में चल रही कंपनियां अब टाटा समूह की सबसे अधिक लाभ कमाने वाली और राजस्व पैदा करने वाली कंपनियां हैं। रतन जी की बेइज्जती का बदला लेने का अंदाज भी बहुत दिलचस्प था। एक बार टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी तो उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर को बेचने का ऑफर दिया। जैगुआर के चेयरमैन ने उन्हें ताने मारते हुए कहा, जब कार बेचनी नहीं आती तो बनाते क्यों हो, और टाटा मोटर्स को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। रतन जी उसी वक्त उठकर वापस आ गए और ठान लिया कि अब टाटा मोटर्स को एक लीडिंग कार कंपनी बनाकर ही दम लेंगे। और कुछ सालों बाद
जब रतन जी ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया तब वही चेयरमैन कह रहे थे, अब आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। यह बदला लेने का रतन जी का अनोखा तरीका था, बिना किसी को चोट पहुंचाए लेकिन अपने काम से सबको जवाब देना। आपने कभी सोचा है कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसी हस्तियों के साथ रतन जी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में क्यों नहीं आता? इसका कारण है उनका परोपकारी स्वभाव। रतन जी ने अपनी अधिकांश संपत्ति टाटा ट्रस्ट को दान कर दी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में काम करता है। टाटा सन्स की 2/3 हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है और यही वजह है कि कंपनी का मुनाफा व्यक्तिगत संपत्ति में नहीं जाता बल्कि सामाजिक कार्यों में खर्च होता है। भले ही रतन जी पैसों वाली अमीरी की इस सूची में नहीं है, लेकिन दिल की अमीरी के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने देश और दुनिया के लोगों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी रतन जी के जीवन की कुछ झलक। आपको ये कैसी लगी और अगली स्टोरी आप किस पर देखना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को टच किया हो, अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। प्लीज, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।